अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। संतान साथ फातिमा नियाज़ी किस्त नंबर 27। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो हम लोग संतान साथ शुरू करते हैं, एंड की तरफ जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग सा नावल है। माहौल में अजब सा तनाव पैदा हो गया था, तल्ख सा, चुभने वाला गहरा एहसास जो मजाज को बोझल कर रहा था। दाऊद के बाद मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। जिंदगी भर मैं कभी किसी इंसान के साथ दोस्ती का वो एहसास महसूस नहीं कर पाऊंगा। हाशिर ने आस्तिकी से कहते सामने की दीवार पर निगाह डाली और वहां से उठ गया। आपकी गर्दन पर यह निशान अमिश की चलाई हुई गोली का है? अरीब ने धीमे लहजे में कहा था। हाँ। हाशिर ने गर्दन पर उसी निशान को छुआ। वो आपको अगवा क्यों करना चाहता था कमांडर? हनैन ने मुतजस्सिस अंदाज में सवाल किया। हाशिर एक पल को ठहर गया। उसके जहन के पर्दे पर एक चेहरा उभर आया। वो लब हिंच कर रह गया। मैं नहीं जानता, वो नरमी से कहकर वहां से निकल गया। मनान, हनैन और अरीब, उन्होंने एक साथ गर्दन घुमाकर उसे राहदारी में होते देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगे। हाशिर धीमी चाल चलता वो इसके कमरे के बाहर आकर रुक गया। सफेद दरवाजे के पीछे खला था जिस पर शीशा लगा था। हाशिर ने अंदर झांका। वो सामने बेड पर बहुत गहरी नींद में थी। हाशिर आवाज पैदा किए बगैर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो उसे देख ही गया। इरादा न था, लेकिन निगाहें जम सी गई थी। वो गुजरे सालों में खवातीन नौजवान अफसर के साथ काम कर चुका था। इनमें से अक्सर इसमें दिलचस्पी रखती थी, इससे मुतासिर थी, लेकिन तोबा के साथ गुजरे कई पल उसकी निगाहों में घूमने लगे। वो एहसास जब उसे लगा उसने दाऊद की तरह उसे खो दिया, यकीनन गैर मामूली था। वो बहुत ज्यादा हसीन नहीं थी। हाशिर ने यकीनन कई गैर मामूली हुस्न के पैकर देखे थे, पर यह कशिश मुख्तलिफ थी। उसे वो कोई नाम नहीं दे सकता था। यह एहसास मुख्तलिफ था। हाशिर ने निगाहें हटा ली और सर झुकाकर फर्श को घूरने लगा। वो किसी गहरी सोच में गुम होने लगा। दूर अफ्तदादा किसी बहुत गहरे ख्याल में डूबा हुआ था, जब किसी एहसास के तहत उसने चेहरा उठाया और साकत रह गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में नकाहत लिए उसे देख रही थी। ठीक है आप? मुझे लगा मैं आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी, वो इसकी आंखों में देखते बहुत ही धीमे लहजे में थकन सदा अंदाज में बोली। हाशिर सांस नहीं ले सका, बल्कि तक न झपक सका। सुन, स्पार्ट सा उसका चेहरा देखता रहा। उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर दबा दिया था। वो भी तो इसी ख्याल के तहत कई घंटे तक पुलिस से रात पर खड़ा रहा था। मैं ठीक हूँ, तुबा ने आहिस्तगी से कहते आंखें मूंद ली। हाशिर कहना चाहता था कि वो आंखें खुली रखे, लेकिन न कहा। उसकी बंद पलकों को देखता रहा। तुबा उसकी निगाहों का इर्तिकाज महसूस करती चेहरे का रुख मोड़ गई। हाशिर बुरी तरह चौंका। ब्लड लॉस और ऑपरेशन के बाद सोजन हो जाती है चेहरे पर। मुझे मालूम है जापानी का कोई सोमो रेसलर लग रही हूँ। ऐसे हैरत से ना देखे मुझे। एक पल को उसकी बात सुनकर हाशिर का मुंह खुला रह गया। अगले ही पल वो बेख्तियार हंस दिया। क्यों हंस रहे हैं? कब से सोच रहा था, चेहरा देखा देखा सा क्यों लग रहा है। बचपन में ही देखा करता था ना सोमो रेसलर्स को। हाशिर ने मुस्कुराहट दबाते कहा और वहां से उठकर टेबल तक आया। ग्लास में पानी भरने लगा। तो वह आंखें खोले उसे कनखियों से देखती रही। वो आहिस्तगी से चलता उसके करीब आया और उसका बेड ऊपर करने उठाने लगा। एक घूंट लीजिएगा? पर मुझे ज्यादा प्यास लगी है, तूबा ने मुंह बसूरा। सिर्फ एक घूंट। हाशिर ने नरमी से तंबीह करते उसके चेहरे से बाल हटाते पीछे किए और उसकी पोनी उतारने लगा। तूबा का दिल धड़कना भूल गया। वो निगाहें उठाए उसे देख रही थी। उसके बाजू पर भी पट्टी बंधी थी, गाल से जरा ऊपर खराश जो अब सुर्ख पड़ रहे थे। हाशिर उसकी निगाहों से बेनियाज उसके सारे बालों को समेटकर बांधने लगा। तुबा पलकें झपकाए बगैर उसे देखे गई। आप पाकिस्तान जा रही हैं, उसने बाल बांधते पीछे होते आहिस्तगी से इतला दी। तुबा ने झटके से गर्दन उठाकर हाशिर की तरफ देखा। उसकी आंखें बेयकीनी से फैली। वो यकतक उसकी तरफ देख रही थी। मैं कहाँ जा रही हूँ? पाकिस्तान। क्यों? हमारा मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसकी आवाज बेयकीनी से लरजी थी। लेकिन आप पाकिस्तान जा रही हैं मिस तूबा। क्या मैं वजह जान सकती हूँ कमांडर? उसकी आवाज में कई जज्बे एक साथ वारिद हुए थे। आपको सीरियस इंजरीज हुई हैं। मैं जल्दी ठीक नहीं मिस तूबा। आप पाकिस्तान वापस जा रही हैं। आप 3 माह के लिए छुट्टी पर हैं।
मैं यहाँ आप अपनी छुट्टियाँ पाकिस्तान में गुज़ारेंगी। हाशिर ने नफ़ी में गर्दन हिलाते कतियत से जवाब दिया। कमांडर आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। हाशिर नसरें चुराता बोझल दिल लिए पलट गया। तोबा ने बेयकीनी से अपने वजूद पर निगाह डाली और वजूद पर पड़ी चादर हटाई। एकदम ही कमर और पेट में टीस सी उठने लगी। उसे अपनी टांगें फिलवक्त महसूस नहीं हो रही थीं, लेकिन वह इन पर बंधी पट्टियों से अंदाजा लगा सकती थी। आंखों आंसू बेख्तियार उसका चेहरा भिगोने लगे। क्या तुम जानती हो तुम्हारा और कमांडर का ब्लड ग्रुप एक ही है? नया ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। अरीब पुरजोश अंदाज सा कह रहा था। हुनैन और मनान खामोश बैठे थे। जानती हूँ। अब तुम्हारा इनसे खून का रिश्ता है। ये जानती हो? तुबा ने चेहरा घुमाकर अरीब की जानिब देखा। उसकी आंखों में सुर्खी उतरी। कमांडर ने कहा, जितना खून चाहिए ले लो। अरीब ने मायनी खेजी से कहा। कोई अजनबी भी होता तो वो यही करते अरीब। तुबा ने तल्खी से कहा। मनान ने सर उठाकर तुबा की जानिब देखा। वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे। हम में से कोई भी होता तो वो यही करते। तोबा ने आहिस्तगी से कहा और आंखें मूंद कर चेहरा घुमा लिया। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा फिसलकर उसकी कनपटी से होता उसके बालों में जज्ब हो गया। आखिरकार तुम अपने नाखून बढ़ा सकती हो, बालों पर जामनी डाई करवा सकती हो। अरीब ने बमुश्किल लहजे को नॉर्मल रखा था। मेरा सर ना खाओ अरीब, जाओ जाकर मेरे डिस्क्वालीफाई होने का जश्न मनाओ। क्या तुम्हें लगता है हम खुश हैं तोबा? मनान ने नरमी से कहा। हम सब बहुत डर गए थे। हुनैन ने झुरझुरी लेते हुए कहा। कमांडर के हाथ कांप रहे थे तूबा। मैंने कभी इन्हें इस तरह नहीं देखा था। शायद तुम्हारे शूट होने की वजह से वो बगैर किसी प्लान के अमिश को यहाँ ले आए हैं। तूबा ने झटके से गर्दन घुमाई और बारी बारी इन तीनों को देखा। अमिश हमारी कस्टडी में है? अमिश अल्बानी? उसने तायद चाहते तेजी से इन तीनों के चेहरे जांचे। हाँ, वो हमारी कस्टडी में है। तूबा की आंखें बेख्तियार चमकने लगी। तुम्हें आराम की जरूरत है। कमांडर कहाँ है? वो किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं। परहेजी खाना उन्होंने उन्होंने हमें सख्ती से मना किया है कि तुम्हें कॉफ़ी न दी जाए। हुनैन ने इत्तला दी। लेकिन क्यों? वो हैरतज़दा रह गई। जैसा कि तुम अच्छी तरह जानती हो, हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑर्गेनाइज्ड कमांडर को इनकी डिक्शनरी में परहेज मतलब मुकम्मल परहेज। अरीब ने कहा। अगर आप लोगों की मुलाकात हो गई हो तो सब बाहर जा सकते हैं। मिस तूबा को आराम की जरूरत है। इसी पर वो ट्रॉली घसीटता अंदर दाखिल हुआ। वो तीनों खामोशी से उठ गए। हाशिर ट्रॉली घसीटता इसके पास ले आया और इसके सामने ट्रे रखी जिसमें एक बाउल दलिए का था। एक प्लेट में कुछ फल कटे हुए थे, 2 उबले हुए अंडे और ताज़ा फल का शरबत। ट्रे नफासत से सजी हुई थी, फल नफासत से कटे हुए थे। मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई, पर उसकी तरफ देखने या कुछ कहने से गुरेज किया। हाशिर ने उसको चम्मच और छुरी उसकी ट्रे में रखी। ठीक से खाइए, ये कहकर ट्रॉली एक तरफ रखता पलट गया। तोबा ने निगाहें उठाकर उसे जाते देखा और फिर गहरी सांस लेते सामने रखी ट्रे को देखा। शुक्रिया ही कह देती तूबा। उसने खुद को कोसा और लब काटती चम्मच उठाने लगी। मुझे वापस भेज देंगे? और बस, मैं एक को एजेंट रह जाऊंगी जिसने एक मिशन में कुछ महीने इनके साथ काम किया था। शायद वो मुझे दोबारा कभी नहीं पहचानेंगे। पहचान भी लें तो कौन सा आकर जफ्फी डाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस तूबा। आप ठीक हैं अब? आपके साथ काम का तजुर्बा बहुत बेहतरीन था। बहुत टैलेंटेड और बहादुर हैं आप। तूबा ने उसकी नकल उतारते बेदली से ट्रे एक तरफ कर दी। चेकअप के मुताबिक आपके सर पर चोट नहीं आई थी मिस तूबा। क्या आप अपने आप से बातें कर रही हैं? हाशिर की नरम आवाज पर वो झटके से गर्दन उठाकर सामने देखने लगी। वो तो कमरे से निकल नहीं गया था। तोबा ने शर्मिंदा नजरों से उसकी तरफ देखते ट्रे उठाकर अपने सामने रखी और खामोशी से दलिया खाने लगी। हाशिर ने मुस्कुराहट दबाते बमुश्किल उसके चेहरे से नजरें हटाते एक गहरी सांस अंदर खारिज की। आपके वापस जाने का मौज़ू अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले इसलिए बताया है कि आप ज़हनी तौर पर खुद को तैयार रखें। हाशिर ने नरमी से कहा जिस पर तूबा फ़कत सर हिलाकर रह गई। हाशिर ने इस पर खामोश निगाह डाली। वो समझ रहा था कि उसकी नाराज़गी और गुस्से का इज़हार था, वरना वो उसकी एक लफ्ज़ी बात का कोई न कोई जवाब ज़रूर देती थी। हाशिर सेरेलब मुस्कुरा दिया। रेजिडेंसी के अहाता में सिक्योरिटी एहलकार अपनी ड्यूटी पर थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जाए वकूँ पर बांधी जाने वाली टेप से रेजिडेंसी का एक हिस्सा कवर कर दिया गया था। वो एक तरफ चबूतरे पर बैठी थी। ओवरकोट उसके कंधों पर था। वो डर सर झुकाए हुए बैठी थी। सुनसपाट सी खाली निगाहें ज़मीन को घूर रही थीं। उसे यहाँ बैठे कई घंटे गुजर चुके थे।
पुलिस एहलकार उसे कई दफा आकर बता चुके थे कि सारी लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि उसे अस्पताल का एड्रेस तक बता दिया गया था, लेकिन वो वहीं बैठी थी, माउथ सेन लिए, कभी खला खला को घूरती तो कभी जमीन को घूरने लगी थी। दफातन एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा जिसमें कॉफी के मशहूर ब्रांड का डिस्पोजेबल कप था। क्या बारूद की बू बहुत पसंद है तुम्हें? लहजे में सादगी थी। जन्नत ने आहिस्तगी से गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। सर्जिकल मास्क के पीछे से दो आंखें जिन पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू उतरते दिखाई दिए। डैड कहाँ है? जन्नत ने कांपती आवाज में सवाल किया। मैं नहीं जानता। उसने उसका हाथ पकड़ते उसे खड़ा किया और ओवरकोट उसके कंधों से हटाया। पहनो इसे। अंदाज में नरमी थी। जन्नत ओवरकोट पहनने लगी। शेर ने हाथ बढ़ाकर कोट के अंदर फंसे इसके बाल बाहर निकाले और कॉफी का कप इसे पकड़ाया। सब कह रहे हैं वो जिंदा नहीं है। जन्नत ने कप नहीं पकड़ा। वो सुस्त कदमों से चल रही थी। वो जिंदा है, सिर्फ अगवा कर लिया गया है। जन्नत ने झटके से गर्दन घुमाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी के साथ साथ खौफ का एक गहरा एहसास जाहिर हुआ। डैड को किसने अगवा किया है? जन्नत के लहजे में बेताबी थी। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पता कर लूंगा। डैड को बचा लोगे? जन्नत की आंखों में बेचैनी तैर रही थी, अंदाज में बेताबी थी। मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करूंगा। शेर ने एक तरफ रखे कचरादान में कॉफी का कप उछाला तो जन्नत ने चौंक कर कचरादान की तरफ देखा। फिर इसका हाथ, जिसकी तरफ उंगलियां ही जिसकी सिर्फ उंगलियां ही जाहिर होती थीं। स्याह ढीली सी ओवरसाइज शर्ट की आस्तीन भी बहुत लंबी थी। क्या वो खतरनाक लोग हैं? तुमसे ज्यादा खतरनाक? शेर एक पल को कुछ न बोला, फकत उसकी तरफ देखता रहा। फिर सर झटक कर हंस दिया। मुझसे ज्यादा खतरनाक? क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं। तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? और क्यों? जन्नत ने उलझनामेज अंदाज में सवाल किया। अमिश का ऑफिस? उसकी सीट जन्नत? शेर ने कतियत भरे अंदाज में कहा। जन्नत ने बेयकीनी और हैरत से शेर की तरफ देखा और अपनी गर्दन को सवालिया अंदाज में हरकत दी। क्यों? बाप का तिरका औलाद संभालती है लिटिल विच। ठीक है, वो एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन अपने मरकजी कारोबार पर वो बहुत मेहनत करता रहा है। यूं ही तो गोल्डन का फ्रंटमैन नहीं बना था ना। मुबारक हो मिस अमिश। जब तक मिस अमिश अल्बानी वापस नहीं आ जाता, तुम GFSR की को डिप्टी डायरेक्टर हो। को? दूसरा कौन है? जन्नत ने लालमी से सवाल किया। शेर बेख्तियार मुस्कुराया। मुस्कुराहट में शरारत और आंखों में शैतानी चमक थी। वो हल्का सा झुककर अपने लब जन्नत के कान के करीब लाया और धीमे लहजे में सरगोशी की। हेजल फॉक्स, लिटिल विच, हेजल फॉक्स। वो कहकर सीधा हुआ वो कहकर सीधा हुआ तो जन्नत कड़वा सा मुंह बनाए उसे घूर रही थी। लेकिन वो तो अपनी कंपनी की हेड नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन GFSR में भी इसका एक ओहदा है जन्नत, डिप्टी डायरेक्टर का। वो लुत्फानंदोज हो रहा था। जाने किस बात पर वो इतना खुश था? क्या तुम जानती हो जन्नत? आज के दिन मैंने उसे मुअत्तल किया है। क्यों? मेरी मर्जी। मैं मालिक हूँ। क्या तुम भूल गई? शेर शरारती अंदाज में हंसा। उसकी लट खींचता सीधा हुआ। जन्नत उलझी उलझी से उसे देखती रही। डैड कब वापस आएंगे? क्या तुम कुछ वक्त के लिए अपना डैड नामा भूल सकती हो जन्नत? जैसे कि वो तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला था बाप था। कम ऑन। बहुत मुश्किल से कुछ वक्त के लिए जान छूट रही है। शेर ने बेजारी से कहा और अगले ही पल जन्नत ने अपनी बारीक हिल इसकी टांग पर जोर से दे मारी। शेर चलते चलते रुका और एक सख्त खुरी से उसे नवाजता अपनी पतलून देखने लगा जहां हल्की सी मिट्टी लग गई थी। लिटिल विच, क्या तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकती? वो तब क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इज्जत के काबिल नहीं हो। वो तल्खी से कहती तेज कदमों से चलने लगी। शेर कंधे उचकाता उसके पीछे चलने लगा। निगाहें इसके वजूद पर जमी थी। वो इससे कुछ कदम आगे थी। एतमाद से चल रही थी, बेखौफ और मगरूर से चाल। शेर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे लिए ऑफिस तैयार करवाऊंगा। शेर उसके हमकदम होते हुए बोला। मैंने हामी नहीं भरी। जन्नत ने बेनियाजी से कहा। सोच लो, बाद में मत कहते हैं तुम्हारे डैड के $1 मिलियन शेयर्स पर डाका डाला है मैंने। मैं पहले ही हिजल के ताने सुन सुनकर थक चुका हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। तुम इसी लायक हो, बहुत अच्छा करती है वो तुम्हारे साथ। जन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। तुम भी ऐसा करोगी? शेर ने चलते चलते गैर महसूस अंदाज में उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जन्नत चलते चलते एकदम ठहर कर उसकी जानिब देखने लगी। वो बड़ी गहरी निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। आंखों में मुस्कुराहट, शरारत, सकून की परछाइयां थीं। जन्नत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट ने जन्म लिया। उसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ने लगी तो बेइख्तियार ही गहरी सांस खारिज हुई।
क्या सोच रही हो? चुप रहो। जन्नत ने उसे झिड़क दिया, लेकिन हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शेर ने सर को खम दिया। मैं चुप हूँ, लेकिन कल तुम ऑफिस आओगी लिटिल विच। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। इसके गंभीर लहजे में बड़ी शिद्दत थी। जन्नत के हाथ पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई थी। जन्नत के हलक में आंसुओं का गोला फंसने लगा। आंखों की नमी को छिपाने की खातिर उसने अपनी आंखों पर वो स्याह चश्मा लगा लिया। तुम मुझे मिस नहीं करती? नहीं, मैंने लोगों के बगैर रहना सीख लिया है। मुझे किसी की याद नहीं आती। उसने संजीदगी से कहा। शेर ने गर्दन घुमाकर एक खामोश निगाह इस पर डाली। लिटिल विच अंदाज में खफकी थी। जन्नत। जन्नत नाम है मेरा मिस्टर शेरिम खान। जन्नत अलवानी। जन्नत अलवानी। शेर ने इस बात में गर्दन हिलाते सर खम किया। मैं शेरम बाबर खान हूँ। शेर ने आहिस्तगी से कहा। मेरे बाबा का नाम मेरे नाम से मत हटाया करो लिटिल विच। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कुछ खफा सा लगता था। वो इतनी सादगी और मासूमियत से बोला कि जन्नत एक पल के लिए साकत रह गई। फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी और फौरन ही मुस्कुराहट को लबों तले दबा दबा लिया। वो खामोशी से नीचे देखता चल रहा था। कदमों की रफ्तार धीमी थी। सड़क खामोश थी। इक्का-दुक्का गाड़ियां गुजरती दिखाई दे रही थीं। शेर इसका हाथ थामे उसे सड़क किनारे से फुटपाथ की तरफ लेकर जाने लगा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जन्नत ने आहिस्तगी से सवाल किया। दुम्बे का पुलाव खिलाने। शेर ने गहरी संजीदगी से कहा था। दुम्बे का पुलाव? कहाँ मिलता है? जन्नत ने उलझन भरी निगाहों से शेर की तरफ देखा। अरब हूँ, अमाराती हूँ और मुझसे पूछ रही हो कि दुम्बे का पुलाव कहाँ मिलता है? शेर ने हंसते हुए हाथ बढ़ाकर टैक्सी रुकवाई। टैक्सी रुकी तो शेर ने उसे बैठने का इशारा किया। जन्नत खामोशी से टैक्सी में सवार हुई। शेर के सवार होते ही टैक्सी आगे बढ़ गई। टैक्सी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दोनों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन जन्नत का हाथ हनूज शेर की गिरफ्त में था। जन्नत ने भी हाथ छुड़वाने की कोशिश नहीं की। लापरवाही से खिड़की के पार दुबई की पुरौनक रोशनियों भरी सड़कों को देखती रही। क्या हम दुम्बे का पुलाव खाने जा रहे हैं? जन्नत ने अचानक ही सवाल किया। शेर ने बगैर सोचे समझे इस बात में गर्दन हिलाई। मुझे तो नहीं मालूम हुआ कभी कि यहाँ कहीं ऐसा कुछ मिलता हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि यूं इतनी आसानी से तुम जीएफएसआर की डिप्टी डायरेक्टर बन जाओगी। वो लुत्फानंदोज अंदाज में बड़े धीमे लहजे में बोला। जन्नत ने तुर्श निगाह इस पर डाली। क्या पता था डार्लिंग? शेर ने करीब होते वारफ्तगी से उसकी जानिब देखते पूछा। दफंगी हो तुम, दूर हटो। वो बेख्तियार बुकलाकर बाहर की जानिब मुतवज्जो हुई। शेर ने बमुश्किल हंसी रोकी थी। टैक्सी एक मसरूफ सड़क किनारे रुकी तो जन्नत ऊंची आवाज में बड़बड़ाती बाहर निकल गई। जल्द से जल्द डैड का पता लगाओ शेर। आपका हुक्म सर आंखों पर। पता लगा लूंगा, जरूर पता लगा लूंगा। शेर इस बात में गर्दन हिलाते हाथ थामे सड़क पार करने लगा। मुझे तुम्बे का पुलाव नहीं खाना। जन्नत ने सामने नजर आती रेस्टोरेंट्स की तरफ देखते उलझे लहजे में कहा। क्यों लिटिल विच? मोटी हो जाओगी या फिर ये जालियां पहनने को नहीं मिलेंगी? शेर ने अपने ओवरकोट से झलकती उसकी टांगों को देखते हुए कहा। ये जाली है? जन्नत का मुंह उसके तबसरे पर खुला रह गया। तो क्या जाली नहीं है? शेर ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा तो जन्नत बेख्तियार खिलखिलाकर हंस दी और हंसती ही चली गई। हंसते हंसते उसकी आंखें नम होने लगी। शेर खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। आंखों में मखसूस चमक थी। गहरी दिलचस्प निगाहें जन्नत के चेहरे पर टिकी थीं। इतनी हसीन वाकई हो या मुझे लग रही हो? शेर ने शोखी भरे लहजे में कहा तो जन्नत ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और यकदम झींप गई। फिर इसका हाथ थामे ओपन एयर रेस्टोरेंट के अहाते में दाखिल हुआ। एक कदरे कोने वाली मेज का इंतखाब करते वो दोनों एक जानिब बढ़ गए। इतना वक्त दे रहे हो आज? खैरियत है? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। वक्त की बात करती हो। शेर ने कुर्सी घसीटते उसे बिठाया और खुद उसकी तरफ आकर बैठ गया। रूप उस तरह था कि उसकी पुश्त सबको दिखाई देती और उसका चेहरा सिर्फ जन्नत देख पाती। सामने तारीकी थी। जन्नत खामोश से उसे देखती रही। शेर ने चश्मा उतारते अपना मास्क भी उतारकर मेज पर रख दिया। जन्नत ने आंखें सुकेड़ कर उसे बहुत गौर से देखा। स्याह चमकती आंखों में सुकून दिखाई दे रहा था। गनेरी पलकों के साए में ये आंखें तिलिस्माती कशिश रखती थी। उभरे हुए गहरे गुलाबी रंग के होंठ, कुशादा पेशानी पर बिखरे भूरे बाल। वो इसे कई पल यूं ही देखती रही। शेर खामोशी से इसका अपनी जानिब देखता रहा। फिर खूबसूरती से मुस्कुराया। क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या सारी जिंदगी इन नजरों से देखोगी? शेर ने सादगी से पूछा था। सारी जिंदगी तुम मेरे साथ रहने वाले हो? जन्नत ने गहरी सांस लेते निगाहें फेर ली। तुम्हें क्या लगता है
تم سے کہا تو ہے کہ امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیا ہے جنت نے۔ امید نہیں چھوڑو، امید رکھنے سے تم نے ہی تو منع کر کیا تھا۔ جنت کب کچھ بولتی تھی، تب میں خود بھی نہیں رکھتا تھا جنت۔ شیر نے اس کی جانب دیکھتے پرزور انداز میں کہا۔ اور اب؟ جنت گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ جنت اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ نہیں۔ شیر نے نفی میں گردن ہلائی تو جنت نے سر کو خم دیا۔ یا کچھ ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو؟ خیر جانتی تو میں ویسے بھی کچھ نہیں ہوں تمہاری زندگی کے بارے میں۔ خود ہی سوال کر کے جواب دیتی وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ شیر خاموش نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ آنکھوں میں ولا کی نرمی تھی۔ جنت اس کی سوچوں سے بے خبر دوسری جانب دیکھتی رہی۔ وسیع حال نما کمرہ تھا جس میں ہر طرف بھاری ستون تھے۔ چھت قدرے اونچی اور پرانے طرز پر بنی ہوئی تھی۔ سنہری اور سفید رنگ کے امتزاج کی دیواروں پر عجیب و غریب پینٹنگز لٹکی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی سینگ تھے۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ سینگ کس جانور کے تھے۔ وسط میں قیمتی صوفے رکھے تھے جن میں سے ایک پر گولڈن بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک سرخ و سفید رنگ والا فربا شخص تھا جس کی پیشانی پر ایک عجب قسم کا ٹیٹو تھا۔ وہ اسپاٹ نگاہوں سے گولڈن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دیکھو گولڈ، ہمیں جلد از جلد کوئی ٹھوس اقدام لینا چاہیے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو اب معاملہ اندر کا نہیں رہا۔ معاملات دنیا کی نظروں میں آتے جا رہے ہیں اور تمہارا یہ لڑکا ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گولڈن فوراً بولا۔ ہمیں وقت چاہیے۔ مزید کتنا وقت گولڈ؟ اب تو تمہاری اپنی بیٹی بھی سمجھ گئی ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ تم کیا سمجھانا چاہتے ہو ہم سب کو؟ اینٹونیو کارلس نے سنجیدگی سے کہا۔ I treated him as my own child۔ گولڈن کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا۔ جذبات کو ایک طرف کر دو گولڈ، بھول جاؤ وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ مخلص سے کی اس نے کبھی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ وہ کب کہاں کیا کر جائے بھروسہ نہیں، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے وہ… گولڈن خاموش ہو گیا۔ وہ کیا؟ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو گولڈن، اینٹونیو کارلس نے پرزور لہجے میں کہا۔ میں تنہا رہنا چاہتا ہوں کارلس، گولڈن نے سرد مہری سے کہا تو اینٹونیو فوراً وہاں سے اٹھا اور لمحوں میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ گولڈن نے ایک گہری سانس خارج کی اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے میز پر رکھا فون اٹھا کر اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ ہیزل، اس نے تلخی سے بڑبڑاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیزل، ڈیڈ، میں روس آ رہی ہوں اور مجھے جی ایف ایس آر کا ڈپٹی ڈائریکٹر نہیں بننا۔ مجھے کوئی ڈائریکٹر بننا ہے۔ میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آپ ایک میٹنگ رکھیں، میرے شیئرز بڑھائیں، آپ اپنے شیئرز میں سے مجھے کچھ دیں، میرا عہدہ تبدیل کر دیں۔ ہیزل شیر نہیں مانے گا، گولڈن نے تحمل سے جواب دیا۔ دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ میں روس آ رہی ہوں، میں جانتی ہوں آپ روس پہنچ چکے ہیں۔ روس مت آؤ ہیزل، کچھ وقت کے لیے باہر جاؤ، کہیں دور۔ مجھے اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے ڈیڈ، میں اپنا کچھ بھی شیر کے حوالے نہیں کرنا چاہتی۔ اور ہاں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے، بہت کچھ ایسا جو آپ نے نہیں تصور تک نہیں کیا ہوگا۔ ہیزل کا لہجہ تلخ تھا۔ گولڈن کچھ نہ بولا۔ میں آ رہی ہوں ڈیڈ، مجھے آپ سے مل کر بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ہیزل نے پھر سے کہا۔ گولڈن نے فون بند کر دیا اور شیر کا نمبر ملانے لگا۔ پہلی گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ گولڈن کو اس کی امید نہ تھی، سو حیران رہ گیا۔ بولو گولڈن۔ میں ماسکو میں ہوں، گولڈن نے کہا۔ اچھا، کب آئے؟ خاصا سادہ سا انداز تھا۔ جنت خاموشی سے اس کو دیکھے گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ میں بھی جلد ماسکو آ رہا ہوں، شیر نے جنت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف گولڈن کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ سوچے بیٹھا تھا کہ جیسے ہو سکا زبردستی کر کے اسے ماسکو بلانے کی کوشش کرے گا۔ میں منتظر ہوں، گولڈن نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ شیر نے موبائل رکھ دیا۔ تو تم ماسکو جا رہے ہو؟ جنت نے سادگی سے کہا تھا۔ ہاں، شیر نے سامنے رکھے چیز کیک میں سے ایک چمچ لیا۔ پوچھو گی نہیں کہ کب واپس آؤں گا؟ تم کبھی نہیں بتاتے، وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ شیر مسکراتے ہوئے اپنی پیسٹری کھانے لگا۔ جنت خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ گولڈن نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا ڈیڈ کا۔ اسے فرق نہیں پڑتا، شیر نے حقیقت بیان کی۔ خود غرض انسان۔ اگر تمہارے ڈیڈ کی جگہ گولڈن ہوتا تو خوشی سے پاگل ہو چکا ہوتا۔ میں گولڈن کو مارجن دوں گا، اس معاملے میں تمہارے ڈیڈ سے بہتر ہے۔ شیر نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔
जन्नत तल्ख निगाहों से उसे घूरने लगी। हाँ, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मेरे लिए वो यकीनन परेशान होता। जानती हो क्यों? शेर ने सर को सवालिया अंदाज में खम्ड किया। क्यों? तुम्हारी वजह से। शेर मुस्कुराया। हम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन एक चीज में हमारे बीच बड़ा इत्तेफाक है। ये एक खामोश मुआहिदा है। वो क्या चीज है? जन्नत न समझी और तजस्सुस से पूछती आगे हुई। शेर भी राजदाना अंदाज में आगे को खिसका और आहिस्तगी से सरगोशी की। जन्नत बिनते अमिश। हाँ बोलो। जन्नत ने सवालिया अंदाज में सादगी से कहा। जन्नत नाम है इस माहिदे का। जन्नत? जन्नत हनूज नासमझी से उसकी तरफ देखती रही। हाँ, यानी कि तुम। शेर ने धीमे लहजे में कहा। एक तरफ वो चाहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, दूसरी तरफ वो चाहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूं, और वो इस बात का काफी फायदा भी उठाता रहा है। तुम्हारे और डैड के मामलात कारोबारी ही थे बस। तुम कभी ऐसे मामलात में नहीं थे जिनमें डैड थे? बताओ। जन्नत ने जांचती निगाहों से उसको देखते हुए पूछा। हाँ, मैं बच्चे और लड़कियां अगवा करके इनका इंतजार नहीं निकालता। शेर को उनका उसका अंदाज बुरा लगा। जन्नत एक पल के लिए सन्नाटे में रह गई। आंखों में खालीपन उतरा। शेर को अपने अल्फाज पर अफसोस हुआ। उसने जन्नत की आंखों में देखा और फिर नजरें चुरा गया। तुम्हें मालूम है इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? उस जुर्म का हिसाब देना जो उसने किया ही ना हो। मुझे सारी दुनिया अनगिनत गुनाहों का मुर्तकब ठहराती है जो मैंने कभी किए नहीं। जन्नत, पर मुझे परवाह नहीं। मैंने लोगों की परवाह नहीं की, कभी भी नहीं। पर तुम वो आखिरी इंसान हो जिससे मुझे ऐसी बातों की उम्मीद होगी। यकीनन मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक गुनाहों से लथड़े हुए शख्स के सामने बैठी हो जो गलीज सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है, तो बेहतर है मुझसे आइंदा न मिलना। तल्ख लहजे में कहते शेर ने अपना मास्क लगाया और चश्मा पहनता उठकर पलट गया। जन्नत तासुब भरी निगाहों से उसे जाते हुए देखा और फिर मेज की सतह को घूरने लगी। जीएफएसआर के मरकजी रास्ते पर आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। चहल पहल का वही आलम था। स्यावर्दी में मलबूस कमांडोज और आते जाते दफ्तरी लोग जो काम के अलावा बाकी हर शहर से बेनियाज दिखाई देते थे। इन्हीं बेनियाज और मसरूफ जाहिर होते चेहरों में एक चेहरा हेजल का भी था, जो लॉन्ग कोट पहने हाथों में क्रिस्टल बैग पकड़े नाक की सीट में चलती जा रही थी। इसका लंबा कोट इतना लंबा था कि इसके टखनों को छू रहा था। पैरों में ट्रांसपेरेंट हील्स थे। नाखूनों पर सुर्ख नाखून पॉलिश लगी हुई थी। बाल ऊपरी सतह से भूरे और निचली सतह पर सिल्वर रंग के डाए हुए दिखाई दे रहे थे। इससे एक कदम पीछे रिचल टू पीस पहने शोल्डर कट बालों को ऊंची पोनी में बांधे तेज तेज चल रही थी। इसकी पोनी इसके चलने पर हवा में दाएं बाएं झूल रही थी। गुड इवनिंग मैम, एक शख्स ने कदरे एहतराम से कहा, जिस पर हेजल ने फकत एक सरसरी निगाह डालकर गैर महसूस अंदाज में गर्दन को हरकत दी। रिचल ने एंट्रेंस पर पहुंचकर कार्ड स्वाइप किया तो हेजल तेजी से वीआईपी लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। रिचल ने फिर कदमों में तेजी लाते उसके कदमों का ताक़ुब किया। यह हिस्सा सुनसान था। रिचल ने लिफ्ट खोली। हेजल अंदर दाखिल हुई और अपने चश्मे उतारकर बैग की स्ट्रिप में लटका दिया। मैम, क्या मिस्टर शेर को इत्तला कर दूं? कोई जरूरत नहीं, हेजल ने भड़क कर जवाब दिया। मैं अपने दफ्तर में जब चाहूं जैसे चाहूं दाखिल हो जाऊं, मुझे किसी को इत्तला करने की जरूरत नहीं। उसने सर्द मोहरी से जवाब दिया। लिफ्ट रुक गई। वो बाहर निकल गई। उसके अंदाज में जारहियत थी। वह भी राहदारी में दाखिल हुई ही थी जब उसकी निगाह सामने पड़ी। एक वसीफ दफ्तर था जिसकी दो तरह की दीवारें शीशे की थी। शीशे का दरवाजा खुला हुआ था। वो आगे बढ़ती गई और यूं जाहिर किया जैसे इसने देखा ना हो या वो ला इल्म हो। दरवाजे के करीब से गुजरती वो यूं ठहर गई जैसे अचानक निगाह पड़ी हो। उसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में अंदर झांका। सफेद दीवारों की पेंटिंग्स तब्दील कर दी गई थी। लेवेंडर के फूल सफेद गुलदान में लगा दिए गए थे। मेज पर एक नेम प्लेट रखी थी जिसको देखते हेजल बुरी तरह सुलग उठी। इसकी आंखों में आग उतरी थी। डिप्टी डायरेक्टर जन्नत अलबानी। उसने जेर लब जहर बुझे लहजे में यह नाम दोहराया। तो वो अफवाह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। वो बुड़बुड़ाई। वो अंदर दाखिल हो गई। नेम प्लेट के बराबर में ही एक गोल बाउल था। हेजल स्पार्ट निगाहों से इसको बाउल को आगे देखती बढ़ती गई। काम करवाते इंटीरियर मैनेजर ने रुककर हेजल की तरफ देखा। हेलो मैम, एहतराम से कहा गया। एक जानब एक वर्कर पर्दे लगा रहा था। सफेद रंग के सिल्की पर्दे जो दूर से अपनी चमक बता रहे थे। नाइस वर्क। हेजल ने इस बात में गर्दन हिलाती मायनी खेजी से कहा, झुककर बाउल में झांकने लगी जिसमें एक जामनी मछली थी। खूबसूरत और नन्ही सी मछली। हेजल इस मछली को देखती गई। ये आइडिया किसका था? मिस्टर डेरे ने कहा, यह मास्टर एसआर का आइडिया है। मैनेजर ने अदब से कहा। इस तरफ लार्ज साइज एक्वेरियम आएगा।
मैनेजर ने बाएं जानिब इशारा करते कहा। हेजल की निगाहें इसी बाउल पर जमी थीं। उसने अब की बार कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सुर्ख नाखून पॉलिश लगी शहादत की उंगली से उसने बाउल को बजाकर मछली को मुतवज्जो किया। डोंट टच इट। एक आवाज उसकी समात से टकराई। ये मुझे शेर ने इस तालाब से निकाल कर दी है, इसलिए इसे हाथ मत लगाओ। एक खफा और चिड़चिड़ा लहजा। तुम बीमार हो, तुम इसका ख्याल नहीं रख पाओगी। मुझे दे दो ये, मैं इसका ख्याल रखूंगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। 11 साला जन्नत ने झुककर वो बाउल उठा लिया था। वो अस्पताल के लिबास में मलबूस थी। नर्म और मुलायम बालों की पोनी ढीली हो चुकी थी। क्या तुम्हें पता है, अब शेर हमारे साथ हमारे मेंशन में रहता है? 13 साला हेजल ने बड़े ही मखसूस लहजे में कहा था। जन्नत की आंखों में बेचैनी उतरने लगी। वो तल्ख निगाहों से उसे देखती अपना रुख मोड़ गई। क्या तुम उसे खत लिखती हो? मुझे यकीन है लिखती हो, क्योंकि अक्सर खतूत आते हैं जिन पर जन्नत लिखा हुआ होता था। पर तुम क्या जानती हो, वो तुम्हारे खत नहीं पढ़ता, आतिशदान में डाल देता है। हेजल लुत्फ लेने वाले अंदाज में जन्नत के कमजोर जिस्म की कपकपी देखने लगी। क्या तुम जानती हो, तुम इस क्लास में फेल हो गई हो? तुमने मुझसे कहा था अब हमेशा टॉप करोगी क्योंकि शेर तुम्हें पढ़ाता है। 11 साला जन्नत के हाथ से बाउल छूटकर अस्पताल के फर्श पर गिरा था और वो खूबसूरत नन्ही मछली बुरी तरह तड़पने लगी। जन्नत ने बेयकीनी से तड़पती मछली को देखा और हंसियानी अंदाज में गीले फर्श पर बैठकर मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तड़पती हुई उसकी गिरफ्त से छूटती फर्श पर यहाँ से वहां तड़पती रही। ओह! ये क्या किया तुमने जन्नत? हेज़ल ने मुस्कुराते हुए कहा था। जन्नत घुटनों के बल आगे जस्त लगाती मछली के पीछे लपकी। इसके अंदाज से लगता था वो अपने होशावास खो चुकी है। उसके हाथ कांप रहे थे। सर मुसलसल नफी में हिल रहा था। हेज़ल हंसते हुए कहकहा लगाती अस्पताल के कमरे से निकल गई। 11 साला जन्नत के दोनों हाथ फर्श पे थे। घुटनों से खून बह रहा था। नन्ही मछली तड़प-तड़प कर जान दे चुकी थी। जन्नत खाली-खाली निगाहों से उस मरी हुई नन्ही मछली को देखती रही। हेज़ल चौंक कर सीधी हुई गर्दन घुमाकर काम करते मुलाजिम की जानिब देखा और गैर महसूस अंदाज में बाउल को मेज से धकेलकर फर्श पर फेंक दिया। चनाके से कांच का बाउल टूटा और नन्ही मछली फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। मैनेजर बुरी तरह सटपटा गया। मैडम आप ठीक हैं? हाँ, लेकिन ये मछली। ओह! ये क्या हो गया? वो मछली परेशानी से कहते बाहर की जानिब बढ़ गई। मछली फर्श पर तड़प रही थी। मैनेजर तेजी से भागता हुआ आया और एक ही झटके में तड़पती मछली को हाथ में उठाकर सामने लगे एक्वेरियम में डाल दिया। मास्टर ने कहा था कुछ एक्स्ट्रा फिश बाउल्स लेकर ऑफिस में रखवा देना। डेरन की आवाज इसके कानों में गूंजी। उसने पलटकर दरवाजे की जानिब देखा। वो बाउल मेज के वस्त में था। कोने में रखा होता तो गलती मानी जा सकती थी। मैनेजर उलझन में घिरा इस मासूम मछली को देखा जो पानी में दीगर मछलियों के साथ तैर रही थी। वो झुरझुरी लेकर रह गया। शाम की सुर्खी ने माहौल को अजब सा तिलिस्माती अक्स दिया हुआ था। समंदर किनारे लहरों का शोर और चहलकदमी सयाहों ने इस सुर्खी माल मंजर में रंग से भर दिए थे। स्टॉल्स और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। उसने गाड़ी साहर के बहुत करीब लाकर खड़ी की थी। तुबा फ्रंट सीट पर आरामदेह अंदाज में बैठी लहरों की उछल कूद देख रही थी। इसकी बार बार सिर और चिड़चिड़ेपन के नतीजे में उसे बाहर ताज़ा हवा में लेकर आया था। दफातन इसे वो दाएं जानिब से आता दिखाई दिया। आसमानी शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। छोटे कटे बाल और हल्की सी शेव उसके चेहरे पर सज रही थी। हाथ में कॉफी थी। तूबा बेख्तियार मुस्कुराई। उसके करीब आते ही तूबा ने चहकते हुए कहा, क्या ये कॉफी है? जी, लेकिन आपके लिए नहीं। हाशिर ने नरमी से कहते क्रीम रोल उसकी तरफ बढ़ाए। तूबा ने खफकी से उसकी जानिब देखा। लेकिन ये 2 कप है ना? एक मुझे दे दे। दोनों मेरे लिए हैं। हाशिर ने उसकी सीट ठीक करते हुए बेनियाजी से कहा। अच्छा, तो एक घूंट दे दे। इतने दिन से कॉफ़ी नहीं पी मैंने। वो हाशिर को देखते बेचारगी से बोली। हाशिर ने बेख्तियार मुस्कुराहट ज़ब्त करते कप उसकी तरफ बढ़ाया। याद नहीं? सिर्फ़ एक घूंट। मैं देख रहा हूँ। वो संजीदा लग रहा था। तूबा ने ताबेदारी से उस्ताद में गर्दन को हल्की सी हरकत दी और कप दोनों हाथों में पकड़ लिया। किसी भी चीज़ की इतनी एडिक्शन नुकसानदेह है। मुझे खुद पर कंट्रोल है। तूबा ने खफकी से कहते कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। आपके लिए ही थी। वो उसके खफा चेहरे को देखते नरमी से बोला। तूबा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा और फिर एक तेज घुड़ी डाली। आप मजाक करते हुए भी इतना संजीदा क्यों रहते हैं? आप इस वक्त मेरी आंखों में देख लिया करें तो आपको मालूम हो संजीदा नहीं हूँ। मैं नहीं देख सकती आपकी आंखों में। वो धीरे मेरे लहजे में कहती कॉफी का घूंट भरने लगी। क्यों? मुश्किल है। वो लहरों को देखते हुए सादगी से कह रही थी।
हाशिर इसका चेहरा देखता रहा। सादा चेहरा, जख्म कुछ मुकम्मल थे, जबकि हाशिर के जख्म ज़ाहिर ही नहीं थे। इसका चेहरा बिल्कुल साफ था, जैसे पिछले कई अरसे से इस पर कोई खराश तक ना आई पड़ी हो। क्या देख रहे हैं? तूबा ने आहिस्तगी से सवाल किया। लहरों को। अच्छा। तूबा ने गर्दन घुमाकर सवाल किया। इससे पहले कि वो इसकी अपनी तरफ देखता पाती, हाशिर निगाहों का रुख सामने कर चुका था। आपको मेरी याद आएगी? तूबा ने सादा सवाल किया था, लेकिन हाशिर को काफ़ी मुश्किल सवाल लगा। इतना वक़्त साथ होने के बावजूद लाज़मी तौर पर लोग और चीज़ें अपना निशान छोड़ती हैं, जिन्हें धुंधला होने या ख़त्म होने में कुछ वक़्त लगता है। हाशिर ने नरमी से कहा। तूबा को उसका जवाब ज़रा पसंद नहीं आया। मैं अपनी बात कर रही थी, लोग और चीज़ों की नहीं। तूबा ने बुझे हुए लहजे में कहते चेहरा घुमा दिया। आप याद आएँगी, हाशिर ने कहा। आप याद आएँगी, हाशिर ने कहा। लहजा धीमा था। तूबा ने उसकी तरफ देखा। जब आप पाकिस्तान आएँगे तो मुझसे मिलेंगे? ज़ाहिर है। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारे टास्क, असाइनमेंट, ज़िम्मेदारियाँ, ड्यूटी, इन सब के बाद की ज़िंदगी में इन सब के बाद मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है मिस तूबा, हाशिर ने कदरे नरमी से कहा। अच्छा? तूबा ने मज़ीद कुछ कहने से गुरेज़ किया। खामोशी से घूंट-घूंट अपनी कॉफ़ी पीने लगी। इनके दरमियान एक बामायनी और पुरसुकून सी खामोशी हायल थी। समंदर की फ़िज़ा में सफ़ेद परिंदों का घोल निचली सतह से ऊंचाई पर गोलाइयों में अटकेलियाँ करता दिखाई दे रहा था। तूबा बहुत दिलचस्पी से ये मंज़र देख रही थी। हाशिर ने ज़रा-सी गर्दन घुमाकर उसे देखने लगा। आँखों में एक उदास सी नरमी ने जन्म लिया था। वो उसे देखे गया।